बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। बेटे साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड के साइंस जो है एक ऐसी फील्ड है जिसमें कोई भी एक इंसान जो है वो ऑलराउंडर नहीं हो सकता। कोई भी सिंगल ह्यूमन जिसको हम कहें कि कोई एक पर्सन हो वो ऑलराउंडर हो। आप क्रिकेट मैच तो देखते हैं, उसमें तो आप समझते हैं ना कि ऑलराउंडर किसे कहते हैं, जो बैटिंग भी करे और बॉलिंग भी करे। लेकिन साइंस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि साइंस में हमारे पास एक डाइवर्स फील्ड है। साइंस एक वसी जो है शोबा है, उसमें कोई भी इंसान ऑल इन ऑल नहीं हो सकता। उसको फिजिक्स भी आए, उसको बायो भी आए, उसको केमिस्ट्री भी आए, उसको कंप्यूटर भी आए, पूरी की सारी चीजों में वो माहिर नहीं हो सकता। आपने देखा होगा डॉक्टर्स की शोबे में देख लो तो कोई भी डॉक्टर जो है वो किसी एक डिपार्टमेंट में स्पेशलाइजेशन करता है। आपने देखा होगा कोई एक हार्ट स्पेशलिस्ट है, वो सिर्फ दिल का डॉक्टर है, ठीक है। कोई यूरोलॉजिस्ट है तो वो आपके यूरिनरी सिस्टम से, कोई गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से, आपके इंटेस्टाइन वगैरह से। बात समझ आई? अब ये न्यूरोफिजिशियन है वो आपके दिमाग से। तो बिल्कुल इसी तरह साइंस जो है, पहली बात तो ये है कि साइंस किसी एक खास किस्म के नॉलेज का नाम इटसेल्फ ये मजमुआ है। इटसेल्फ ये मजमुआ है, ठीक है। आम तौर पे जब आप किसी मिसाल के तौर पे समटाइम ऐसा होता है ना कि आप होमवर्क कर रहे हो, किसी बच्चे को नहीं आ रहा होता, कोई क्वेश्चन उसको नहीं आ रहा होता, तो वो साथ वाले से पूछ लेता है यार ये सवाल कैसे होता है। ज्यादातर आप टेस्ट में पूछते हो, बल्कि पूछते भी नहीं बल्कि देखते हो, ऐसा है ना। जब एक बच्चा लिख रहा है दूसरे को नहीं आ रहा तो उसका देख के लिख लेता है। कोलैबोरेशन होती है बेटे, कोलैबोरेशन का जो लफ्ज है इसका मतलब होता है मिलजुल के काम करना, मेल जोल, कोलैबोरेटिव, इकट्ठे काम करना। इसी के साथ साथ ना एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं रिसर्च का। कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? रिसर्च। जब भी कभी ये रिसर्च का वर्ड आता है उसमें भी कोई एक इंसान, एक रिसर्चर नहीं होता, उसमें भी पूरा एक टीम वर्क होता है। क्या होता है? टीम वर्क। कि पूरी टीम मिलके काम करती है। उस टीम में मुख्तलिफ टाइप के लोग जो है ना वो मौजूद होते हैं। आपने जैसे कलेक्टिव नाउन पढ़े होंगे, इंग्लिश में पढ़े हैं ना, जैसे क्लास कलेक्टिव नाउन है ना। पुलिस क्या है? अब जब हमने पुलिस बोल दिया तो क्या उसमें सिर्फ एक पर्सन है? नो, उसमें मुख्तलिफ लोग हैं और उन तमाम लोगों की जो जॉब की नेचर है वो चेंज है। ऐसा है ना, कोई सिपाही लेवल पे काम कर रहा है, कोई एएसआई है, ऐसे ही ना, कोई जनाब थानेदार होगा, ऐसे कोई एसएचओ होगा, कोई डीपीओ होगा, मतलब वगैरह वगैरह काफी सारे शोबे हैं। ये सारे मिला के किस में बने? पुलिस में। इसी तरह बेटे मुख्तलिफ किस्म के शोबा जात को मिला के हमने एक शोबा बनाया जिसको हमने नाम दिया साइंस। क्या नाम दिया? साइंस, ठीक है। अच्छा, अब इस साइंस के शोबे में आप कोई भी काम करते हो, किसी एक खास डिपार्टमेंट में काम करते हो, तो क्या आपका ताल्लुक, आपका लेन देन, आपकी रिसर्च क्या दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों से होगी या नहीं होगी? होगी। मिसाल के तौर पे अब ये हमें समझाया गया है कि जब आप साइंटिस्ट बनते हैं, जब आप बायोलॉजिस्ट बनते हैं, या कोई भी आपके पास प्रोग्राम है आप वो स्टार्ट करते हैं या उसमें आप महारत हासिल करते हैं, तो सिर्फ आप वही एक खास शोबा नहीं पढ़ते बल्कि आप कोलैबोरेशन सीखते हैं, मिलजुल के काम करना भी सीखते हैं। क्योंकि वो सारे का सारा जो आपका आपके शोबे का काम होगा वो आप खुद, उसमें मल्टीपल जो है ना वो आपको स्टेक होल्डर्स की जरूरत पड़ेगी। मुख्तलिफ लोग जो है वो आपके साथ शामिल होंगे जिनका मुख्तलिफ बैकग्राउंड होगा। मिसाल के तौर पे जब आपने कंप्यूटेशनल वर्क करना है तो आपको एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बंदा चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। आप
बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में चले गए हैं। मैं सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूं, फिर मैं आपकी बुक की तरफ आता हूं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, एक तरफ आप कह रहे हो इंजीनियरिंग, एक तरफ आप कह रहे हो बायो, सेम फील्ड है दोनों एक दूसरे से। एफएससी में अलहदा कर देते हैं, प्री मेडिकल शोबा अलहदा कर देते हैं, प्री इंजीनियरिंग। यानी एक बंदे ने इंजीनियर बनना है, उसने मशीन बनानी है, एक बंदे ने मेडिकल फील्ड में जाना है, उसने हमारी बॉडी के बारे में नॉलेज पढ़ना है सारा। बात समझ आ रही है? तो अब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का जो शोबा है, तो उसमें क्या सिर्फ एक बंदा ही मेडिकल भी पढ़ेगा साथ इंजीनियर भी बनेगा? उसमें बायोलॉजिस्ट अलग से एक टीम होगी, वो शामिल होंगे, डॉक्टर्स की टीम अलहदा होगी, इंजीनियर्स की टीम, जो काम इंजीनियर्स का है वो करेंगे और जो काम डॉक्टर्स का है वो करेंगे। अब ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना, अपनी रिक्वायरमेंट्स बताना कि भाई हमें ऑपरेशन थिएटर के लिए इस टाइप की मशीनरी चाहिए, हम ये काम चाहते हैं, ये डॉक्टर बताएगा। इंजीनियर उस काम को मद्देनजर रखते हुए कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई मशीन, कोई आला इजाद करेगा, बनाएगा। बात समझ आ रही है? सोली अकेला इंजीनियर जो है वो मेडिकल डिवाइस नहीं बनाएगा, क्योंकि इंजीनियर को तो पता ही नहीं है, खाली डिवाइस बना देगा। भी इंसानों का ब्लड प्रेशर चेक करना है, किसका करना है, क्या करना है, उसको तो कोई हाव नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह कि साइंस जो कोलैबोरेटिव फील्ड है, आपकी बुक में 4-5 मुख्तलिफ शोबाजात का जिक्र किया है और उसके अंदर कोलैबोरेशंस बताई हैं कि किस किस फील्ड के लोग जो है वो मिलके काम करेंगे। मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाता हूं। जैसे आपके पास सबसे पहले लिखा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्या लिखा है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बेटे जीनोम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल को। जीनोम किसे कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल। किसी भी जानदार का विरासती मादा जो है उसको हम क्या नाम देते हैं? जीनोम। कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल की इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है? यानी किसी भी जानदार की जीन्स की स्टडी क्या कहलाती है? आप जीन्स की स्टडी तो कौन सी ब्रांच में करते हो? जेनेटिक्स में करते हो। किस में करते हो? जेनेटिक्स में। तो अब जरा यहां देखें, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, आपने डीएनए पढ़ना है, आपने डीएनए की स्टडी करनी है। किसकी स्टडी करनी है? इज इट पॉसिबल कि वो बगैर कंप्यूटर के आप कर सको, बगैर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के आप डीएनए को देख सको? भी आपको तो सेल भी नहीं नजर आना, बगैर माइक्रोस्कोप के सेल नजर आएगा? तो मुझे बताओ, पहले नंबर पे आपको, आपने डीएनए की स्टडी करनी है तो आपका बुनियादी शोबा कौन सा होना चाहिए? जेनेटिक्स। आपको जेनेटिक्स का नहीं पता, जीन का नहीं पता, मैं डीएनए पढ़ना है, आप आगे मैंने डीएनए पढ़ना है, डीएनए पर भाई डीएनए होता क्या, ये नहीं पता क्या होता है, जीन्स क्या होता है भाई ये भी नहीं पता, सेल का पता नहीं, ये भी नहीं पता, तो आप स्टडी कर सकते हैं? यानी बेसिकली आप जेनेटिक्स के माहिर होंगे। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री का नाम सुना? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है ना, मॉलिक्यूल्स की स्टडी करनी है, जो बायोलॉजी, जो जिंदा जानदारों में पाए जाते हैं। व्हाट इज डीएनए? डीएनए एक मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। इतना बड़ा नहीं है कि आम आंख से नजर आ जाए। बड़े मॉलिक्यूल से मुराद ये है कि पानी के मॉलिक्यूल से तो बहुत बड़ा है, ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल की लिस्ट में आता है। जैसे लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इस तरह डीएनए भी एक मैक्रो मॉलिक्यूल की लिस्ट में आता है। इसका मतलब एक बंदा मॉलिक्यूलर साइंस का भी होना चाहिए, जो मॉलिक्यूलर लेवल पे मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल की शेप स्टडी करना जानता हो। आपको जीन के बारे में पता है, आप जीन निकाल लोगे। अब एक बंदा जो मॉलिक्यूल की स्टडी करता है वो भी एक्सपर्ट साथ होना चाहिए, क्योंकि वो डीएनए के मॉलिक्यूल को एनालाइज करेगा कि मॉलिक्यूल के बॉन्ड किस तरह से हैं, क्या उसके बॉन्ड एंगल्स हैं, स्ट्रक्चर कैसा है, वो एनालाइज करेगा। अब इस सारे सिस्टम को चलाने के लिए साथ में कंप्यूटर एक्सपर्ट चाहिए, जो आपको कंप्यूटेशनल वर्क से जो है ना, जिस बंदे को कंप्यूटर चलाना आता हो, सिर्फ कंप्यूटर चलाना नहीं, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होंगे डीएनए की स्टडी के लिए, ठीक है, प्रोटियोमिक्स, जीनोमिक्स, पूरी एक फील्ड है जिसमें जीन्स और प्रोटीन्स की स्टडी करते हैं। उस फील्ड के माहिर आपके पास चाहिए, कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट चाहिए, कंप्यूटेशनल केमिस्ट चाहिए, जो आपको फिर डीएनए के सही स्ट्रक्चर के बारे में गाइडेंस देगा सॉफ्टवेयर के थ्रू। बात समझ में आ रही है? ये नहीं आ रही? बिल्कुल इसी तरह
अब आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब स्टार्ट किया तो क्या वो एक बंदे को ठेका दे दिया आपने कि भाई ये प्रोजेक्ट है, इतने पैसे हैं, जा और ये काम कर और हमें डीएनए के बारे में सारी डिटेल बता दे? ऐसा नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो बेटे आमतौर पे जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं वो किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है, बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, बड़े बड़े इदारे होते हैं, तंजीम होती हैं, वो पैसे देते हैं, वो स्पॉन्सर करते हैं। कोई नई दवाई ढूंढनी है तो जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो दवाइयां बनाने वाली दवासाज इंडस्ट्री है, वो बजट देती है। वो यूनिवर्सिटीज को, वो पीएचडी जो कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, जो रिसर्चर्स होते हैं, उनको वो पैसे देते हैं। आपने सुना होगा ना कि अक्सर स्कॉलरशिप्स पे बाहर जाते हैं, तो वो जो स्कॉलरशिप देते हैं वो उसको रिसर्च करने का देते हैं बंदे को पैसे, कि भाई आपने ये हमारा ये काम है, आपने इस काम में, इस फील्ड में रिसर्च करनी है, इतने पैसे देंगे आपको। ठीक है, तो आप उस फील्ड में रिसर्च करते हो और वो चीज जो उन्होंने प्रोजेक्ट आपको दिए होते हैं आप उसको कंप्लीट करते हो, ढूंढते हो, कोई नई दवाई बनाते हो। ये जो भी प्रोजेक्ट है उनका, वो 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में मुकम्मल हो, जो भी है वो उनकी अपनी कंसर्न है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ एक बंदा शामिल, एक ही बंदा ऑलराउंडर नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अब वो कहते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो 2003 के अंदर जो है ना ये कंप्लीट हुआ। 5-10 साल लगे हैं इसको कंप्लीट जो है ना वो होने में, और इसको फिर पब्लिश किया गया, फिर बताया गया कि हमारी बॉडी में इतने जीन्स हैं, फलां जीन ये काम करता है, फलां ये काम करता है, इतने इतने हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स हैं, जीन नंबर 1 का ये काम है, जीन नंबर 2 का ये काम है। ऐसे भी हमने पता चला लिया बेटा। इसी से तो हमें हमें अपनी जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता चला कि फलां नंबर जीन में मसला आए तो ये बीमारी पैदा होगी, फलां नंबर जीन में मसला आएगा तो ये बीमारी होगी। ठीक है, इसी तरह बेटा दूसरी आपके पास जो फील्ड मेन बयान की गई है, दैट इज क्लाइमेट चेंज रिसर्च। बेटे अब नॉट ओनली पाकिस्तान इज सफरिंग फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, इसके अलावा हमारे नेबर कंट्रीज जितने भी हैं, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया बेटे क्लाइमेट चेंज से मुतासर हो रही है। आबो हवा में तब्दीली आ रही है, आबो हवा में। अब आबो हवा से मुराद ये है कि हमारे कंट्रीज में बारिशों का शेड्यूल चेंज, हवाओं का शेड्यूल, हमारे क्लाइमेट में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में चेंज, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ग्रीनरी हमें नजर कम हो रही है। जहां बाग होते हैं, दरख्त होते हैं, खेत होते हैं, वहां पे काट के हम हाउसिंग सोसाइटीज बना रहे हैं, कॉलोनीज बना रहे हैं ना, रियल स्टेट बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब हम किसको नुकसान दे रहे हैं? अपनी एनवायरनमेंट को, क्लाइमेट को। बात समझ आ रही है? ये सिर्फ हमारा मसला नहीं, अब ये ग्लोबल कंसर्न है। पूरी दुनिया बेटे इस चीज के अंदर रिसर्च कर रही है कि किस तरह से इस एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे काबू पाया जाए, और उन्होंने मीन्स निकाले। आप देखें, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का एक ख्वाब हुआ करता था आज से 20 साल पहले, सिर्फ सोचा करते थे। आज से 20 साल पहले भी लोग यूट्यूब पे सर्च करते थे ना कि वेयर विल बी द वर्ल्ड आफ्टर 20 ईयर्स, तो वो आज की पिक्चर पेश करते थे कि 20 साल बाद दुनिया ऐसी हो जाएगी, लोगों के पास बिजली पे चलने वाली, बैटरियों पे चलने वाली गाड़ियां होंगी, फ्यूल इस्तेमाल नहीं होगा। सिर्फ सोचते थे। हाउ आज है? उस वक्त सोचते थे कि 10-10 साल, 15-15 साल चलने वाली बैटरीज कैसे आ जाएंगी। आज लिथियम आयरन बैटरी जो हम इस्तेमाल करते हैं ये सोलर के साथ, वो तकरीबन 10 साल उसकी वारंटी देती है कंपनी कि 10 साल ये बैटरियां खराब नहीं होंगी। से हमारी लेड स्टोरेज बैटरी जो घरों में पहले यूपीएस के साथ बैटरी लगाते थे, वो बड़ी मुश्किल 1 साल 2 साल चलती थी, उसके बाद खराब हो जाती थी, नई लेनी पड़ती थी। अब लिथियम आयरन बैटरी 10-10 साल की तो कंपनी वारंटी दे रही है कि 10 साल में अगर ये खराब होती है तो हम आपको रिप्लेस करके देंगे, रिप्लेसमेंट वारंटी देते हैं। तो इसका मतलब जो चीजें तब सोच में थी आज वो फिजिकल लाइफ में, वर्ल्ड में मौजूद हैं। तो यहां पे अब हमने फ्यूल की कंजम्पशन को कम करके, जो गाड़ियां पेट्रोल पे चलती थी, जो धुआं छोड़ती थी, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे माहौल में बढ़ाती थी, उसको खत्म करके हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ आ गए हैं। क्या वो पोल्यूशन करती हैं? आपने देखो उनकी आवाज भी नहीं आती, नॉइज पोल्यूशन भी नहीं है।
पास से गुजरे पता भी नहीं चलता, ठीक है, तो लगे नीचे ही दे दिए। हॉर्न भी उसका वो मम्मी डैडी सा लगा हुआ है छोटा सा, हाँ ऐसे ही। तो बेटे देखो अब क्लाइमेट को बचाने के लिए ये इकदाम किया गया ना, आने वाले वक्त में सिर्फ ये नहीं, हम कोशिश ये कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन है, मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही हैं, बिजली पे चल रही हैं, उन्होंने बिजली बनाने के तरीके भी जदीद ढूंढ लिए, जैसे सोलर से हम बिजली बनाते हैं, आसान है ना, पोल्यूशन होती है इससे। अच्छा कुछ लोग कहते हैं सोलर प्लेट लगाने से ना गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, ठीक है, वो बेटे गर्मी तो बढ़ रही है, वो दरख्त काटने से बढ़ रही है, नो डाउट उनकी बात सच है कि गर्मी बढ़ रही है, लेकिन वो सोलर प्लेटों की वजह से नहीं है, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लम्हा बलम्हा बढ़ रही है। पहले जमाने में आप देखें लोगों के पास जो है साइकिल होती थी, गधा गाड़ी होती थी, बैलगाड़ी होती थी, पैदल सफर करते थे, फ्यूल की कंजम्पशन नहीं थी ना, फॉसिल फ्यूल यूज नहीं होता था, घरों में लकड़ियां जलाते थे, गैस का इस्तेमाल नहीं था, कोयला जलाते थे, ट्रेनों के इंजन कोयले पे चलते थे। अब कोयले से चलने वाले इंजन कैसे थे, कोयले से वो गर्माइश पैदा करते थे, कोयला जलाते थे ना, पानी को उबालते थे, बॉईल करते थे, उसकी स्टीम भाप बनती थी, उस भाप से फिर इंजन के पिस्टन चलाते थे, ठीक है, वो पिस्टन मूव करते थे तो फिर ट्रेन का इंजन चलता था, गाड़ी चल पड़ती थी। तो इसी तरह अब जो हमारे पास सिनेरियो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, अब डीजल इंजन चल रहे हैं ट्रेनों के अंदर है, उसके भी आगे आने वाला जो दौर होगा इलेक्ट्रिक ट्रेन है ना, इलेक्ट्रिक ट्रेन मुख्तलिफ कंट्रीज में चल रही हैं, और हमारे पाकिस्तान में भी अब कोशिश की जा रही है कि इलेक्ट्रिक ट्रेनों के ऑरेंज ट्रेन चल रही है। तो इस तरह के हम मंसूबा बंदी करें ताकि आने वाले वक्त में हम पोल्यूशन को क्या करें, कम करें। तो ये क्या सिर्फ एक बंदे की एफर्ट होगी, इसमें बायोलॉजिस्ट भी शामिल होगा, इसमें इकोलॉजिस्ट भी शामिल होगा, इसमें इकोनॉमिक पढ़ने वाला बंदा भी शामिल होगा, इसमें स्टैटिस्टिशियन भी शामिल होगा जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ेगा, जो आदादो शुमार बना के बताएगा कि भाई ये जो आप प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हो ये लोगों के फायदे में है या नुकसान में है। अब मिसाल के तौर पे इतनी महंगी चीज बना लो, इतनी महंगी चीज बना लो, चीज तो आप बना लोगे लेकिन वो कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकेगा। अब जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना ली हैं, क्या आम आदमी उसको अफोर्ड करेगा, नहीं कर। लेकिन अब कोशिश ये की जा रही है, देखो जब सोलर सिस्टम नया नया आया कि आम आदमी अफोर्ड कर सकता था, नहीं, कितनी महंगी जो है ना वो उसकी बेटे कॉस्ट थी, लेकिन अब उसके मुकाबले में देखा जाए तो अब उसकी कॉस्ट कम या बहुत कम हो गई है, बहुत कम हो गई है, ठीक है, अब तो अब और भी कम हो गई है जी, मुख्तलिफ हो गई है बेटा। तो अब कहने का मतलब ये है जहां 70-80-90 हजार की एक प्लेट थी, आज वो 17 से 20 हजार के दरमियान आपको एक प्लेट मिल जाती है सोलर पैनल, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने उस फील्ड में लोगों के लिए वैरायटी पैदा की, आसानियां पैदा की, ताकि हर एक आम, देखो हमारा जो कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो उसका मेन जो बेनिफिशियरी होगा वो एक आम आदमी होगा, वो कौन होगा, आम आदमी, ठीक है, कि हमारी कोशिश ये होगी कि हम किसको फायदा दें, अपनी कम्युनिटी को फायदा देना है ना। आप कोई ऐसी रिसर्च करें, ऐसी चीज बना तो ले, लेकिन जिसका किसी दूसरे को फायदा, तो बेटा ये सारे आदादो शुमार कैलकुलेशन के लिए भी कोई बंदा होना चाहिए ना, कि भाई ये प्रोजेक्ट इतने में लगेगा, इतने पैसों में आपकी ये चीज तैयार होगी, तो बताओ आम आदमी इसको खरीद सकेगा या नहीं खरीद सकेगा, कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट इकोनॉमिकल है या नहीं है। तो वो सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए हमने स्टैटिस्टिशियन रखा हुआ है साथ में। तो ये मुख्तलिफ फील्ड है। अच्छा इसके अलावा देखें मेडिकल रिसर्च है, क्या है बेटा, इसके पहले भी मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं मेडिकल रिसर्च की, किसमें, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, आपकी बुक में कैंसर के हवाले से एक्सप्लेन किया है। अब कैंसर के हवाले से देखना है तो कैंसर की स्टडी करने वाले को कहते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट, क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट, क्या कहते हैं। अब ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर की स्टडी करता है, कैंसर का इलाज करने के लिए मेडिसिन का बंदा होना चाहिए, फार्माकोलॉजिस्ट होना चाहिए, कैंसर की वजूहात को समझने के लिए, उसकी जेनेटिक बेस समझने के लिए जेनेटिक्स का बंदा होना चाहिए, मॉलिक्यूलर लेवल पे कैंसर को स्टडी के मॉलिक्यूल, कौन से मॉलिक्यूल की तब्दीली आती है सेल में, तो वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट होना चाहिए, साथ में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये बेटे अब अगर आप सिर्फ कैंसर पे रिसर्च कर रहे हो तो तब भी बेटा एक फील्ड शामिल, तो उसमें भी क्या है, मल्टीपल फील्ड्स हैं। इसी तरह रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती टेक्नोलॉजी के साथ नए शोबे, जिसमें हमारे पास रोबोटिक्स से मुराद क्या है, रोबोट्स बनाना,
अब जब रोबोट्स बना रहे हैं, क्या कोशिश की जा रही है, आने वाले वक्त में कैसे रोबोट्स होंगे, इंसानों की जगह रोबोट्स काम करें, कर रहे हैं, मसनूई जहानत उनके अंदर डाल दी जाए। जैसे हमारा दिमाग है ना, हम इंटेलिजेंट है ना सारे इंटेलिजेंट, माशाल्लाह सबके पास दिमाग है ना, जहानत है सबके पास, किसी के पास ज्यादा है किसी के पास कम है, वो एक अलग बात है, भोला कोई नहीं है, ये भोले हो। अब कोशिश ये की जा रही है कि जिस तरह आप मेरी बात सुन रहे हो, एक कान से सुन रहे हो दूसरे कान से निकालो, आजकल के रिपोर्ट्स भी ऐसे ही सुनते निकाल देते हैं, लेकिन हम कोशिश ये करें ऐसे रिपोर्ट्स बनाएं जो हमारी बात को सुने और सुनने के बाद वो काम भी करे, अमल करें। उसको को भाईजान अब बोर्ड पे लिख दे, वो लिख देगा इसके ऊपर, मैं यहाँ बैठ के को बोर्ड मिटा दे, वो कहेगा मैं अभी मिटा देता हूँ बोर्ड, ठीक है। अब देखें मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहां पे रोबोट्स जो है वो दवाइयां लेके पीछे पीछे चल रहे होते हैं नर्स के, यूं ठीक है, तो फला काउंटर से फला चीज लिया वो ले आते हैं। रोबोटिक फार्मेसीज बन रही हैं कि आप सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची डालते, जैसे एटीएम में पैसे डालते, वो कार्ड डालते तो पैसे निकाल लेते हैं, इसी तरह आप वो प्रिस्क्रिप्शन डालोगे, थोड़ी देर बाद दवाई का थैला आपके हाथ में आ जाएगा, लो जी दवाई, पैसे दो। तो मुख्तलिफ अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इंसान की नफ्सियात पढ़ के उसको रोबोट में शिफ्ट कर दें, यानी अब उसको पढ़ने के लिए हमें न्यूरो साइंस का बंदा चाहिए, साइकोलॉजी, इंसानी बिहेवियर। वो कहते हैं आने वाले वक्त में जो रोबोट्स होंगे उनमें एहसासात होंगे, जैसे आप रोने लग जाते हो वो भी रोएंगे, ठीक है, आप खुश होते हो वो भी खुश होंगे, यानी उनमें इस तरह से वो एहसास कब डाले जाएंगे, उनमें कैसे डाले जाएंगे हम नहीं जानते, लेकिन वो हमारी न्यूरो साइंस को पढ़ के कोशिश कर रहे हैं कि उस टाइप के जो है ना वो रोबोट्स जो है वो बनाए। बात समझ आ रही? अच्छा, इसी के साथ साथ अब मशीन लर्निंग, अब रोबोट बनाने के लिए मैंने आपको एग्जांपल्स दी ना, तो एक फील्ड नहीं बेटे, काफी सारे लोग चाहिए, हम इसकी रीडिंग करेंगे ना फिर अंदर आ जाएंगे सारे। इसी तरह स्पेस एक्सप्लोरेशन है, स्पेस में आपने काम करना है, वहां पे जाने के लिए अब आपको एस्ट्रोफिजिक्स आनी चाहिए, अब आप इंजीनियर भी हो, हैं बायोलॉजिस्ट भी हो, मेडिसिन के बंदे भी हो, सारी चीजें आप अकेले तो नहीं हो सकते, लेकिन मुख्तलिफ फील्ड के लोग शामिल होंगे। मिसाल के तौर पे आप कहो जी मेडिसिन का बंदा क्यों चाहिए भी, डॉक्टर क्यों चाहिए स्पेस में जाने के लिए, और भाई वहां जाओगे, टाइटैन के साथ क्या हुआ था, समंदर में गई थी, हाँ वो देखने गए थे ना टाइटैनिक का मलबा, तो क्या हुआ था, वो साइंटिस्ट तो यही कहते हैं कि वो प्रेशर की वजह से कोलैप्स कर गई, कोलैप्स कर गई ना, समंदर में प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो कोलैप्स कर गई, या वो ब्लास्ट हो गई, व्हाटएवर इज। तो इसका मतलब जब हम ऊपर जाएंगे तो क्या हमारी बॉडी इसी तरह रहेगी जैसे अब हम जमीन पे हैं? नो, स्पेस में जाएंगे तो हमारे मैस में चेंजेस आएंगी, हमारे एक्सटर्नल प्रेशर में चेंजेस आएंगी, हमारे ब्लड प्रेशर में चेंजेस आएंगी। उस ब्लड प्रेशर को किसने मेजर करना है, कैसे कंट्रोल करना है, वो मेडिसिन का बंदा साथ है। आपको लोग स्पेस की बातें कर रहे हैं और डॉक्टर की बातें कर रहे हैं, कहाँ डॉक्टर कहाँ स्पेस, बेटे लिंक्ड है सारी चीजें। हम पढ़ते हैं इसको, देखते हैं, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं सारी चीजें। साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड इन विच रिसर्चर्स फ्रॉम द वेरियस डिसिप्लिन्स, मुख्तलिफ बेटे शोबाजात से जो रिसर्चर्स होते हैं, वर्क टुगेदर टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। इंटरडिसिप्लिनरी टीम कैन टैकल द प्रॉब्लम, उन तमाम मसाइल को बेटे संभालते हैं मोर एफिशिएंटली बाय लेवरेजिंग द स्ट्रेंथ्स, उसको बेटे पावरफुल बनाते हैं, एंड एक्सपर्टाइज, और अपनी बेटे जो महारत होती है उसके जरिए हर डिसिप्लिन में जो है ना बेटे काम करते हैं, हर शोबे में। इट ऑफन लीड्स टू द क्विकर एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, बेटे जल्द और पायदार, ठीक है, सस्टेनेबल, जो वाकई में ही काम आए, लोगों को हकीकत में फायदा हो। लेट्स डिस्कस अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेटिव इन साइंस, कोलैबोरेशंस इन साइंस। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है बेटे सबसे पहला, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एम टू सीक्वेंस द मैप ऑफ द इंटायर ह्यूमन जीनोम, हमारे पूरे इंटायर ह्यूमन जीनोम के सीक्वेंस को मैप करना था, बताना था, लोगों को किताबी शक्ल में लाना था। दिस प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 2003, जब आप पैदा भी नहीं होंगे या हो गए होंगे कोई ना कोई। कौन कौन पैदा हो गया होगा 2003 में? कोई नहीं। इट इन्वॉल्व रिसर्चर्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स, मुख्तलिफ डिसिप्लिन से बेटे लोग इसमें शामिल हुए, इंक्लूडिंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इंफॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये तमाम शोबों के लोग चाहिए। अब आपने ये याद करने के कौन कौन से लोग चाहिए, ये आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। क्लाइमेट चेंज रिसर्च, क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स कोलैबोरेशंस अमंग मेनी डिसिप्लिन सच एज एटमॉस्फेरिक साइंस, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड sociology. Same for the medical research. Medical research often depends on interdisciplinary collaboration.
फॉर एग्जाम्पल कैंसर रिसर्च इन्वॉल्व ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर कंसल्टेंट, बायोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, जेनेटिस्ट और फार्माकोलॉजिस्ट और स्टैटिस्टिशियंस, ठीक है, ये सारे चाहिए। रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में the field of robotics and AI artificial intelligence is highly interdisciplinary. It involves computer science, engineering, mathematics, neuroscience and ये नफ्सियात क्यों पढ़ेंगे इसमें, बताया ना कि किस तरह से हम कोशिश करेंगे कि न्यूरोसाइंस क्यों पढ़ेंगे, दिमाग के बारे में क्यों पढ़ेंगे, ताकि हम रोबोट्स का भी दिमाग बना लें। मसनूई जहानत यही तो है। This collaboration has led to the significant advancements in robotic system, autonomous vehicles, खुद ब खुद चलने वाली गाड़ियां, जैसा कि एलन मस्क ने बनाई हैं, साइबर ट्रक चलते हैं खुद ब खुद बगैर ड्राइवर के चलते हैं। और इसी तरह आपने कंप्यूटर में भी पढ़ा, जब कोई नई गाड़ी बनाती है, कोई भी नई गाड़ी बनाते हैं तो उसको रोबोट के जरिए टेस्टिंग करते हैं, तो वो बगैर ड्राइवर के ही टक्कर मार के देखते हैं कि वाकई कितनी ये जो है ना वो इसके एयर बैग खुलते हैं नहीं खुलते, इसमें सेफ्टी कितने लेवल की है, कितनी जो है ना इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ है कि अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होता है तो बचने के चांसेस हैं या रगड़े जाएंगे, स्टिकर बन जाएंगे। मशीन लर्निंग है एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, ये सारी चीजें बेटे उसमें शामिल होंगी। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आपने देखा होगा, अब एआई को आप लैंग्वेज मॉड्यूल्स है ना, आप अपनी जबान में कहते हो हम उर्दू में बात करना चाहते हैं, कहते जी हाँ हम उर्दू में बात करेंगे, कहते हैं ना आगे से। अच्छा, स्पेस एक्सप्लोरेशन है ऑर्गेनाइजेशन लाइक नासा। अब नासा जो है ये पूरा हमारे पास बेटे एक डिपार्टमेंट है और बहुत पुराना, सबसे प्रीवियस जो हमारे पास जो स्पेस में काम करने वाला इदारा है वो नासा का है, दैट इज नेशनल एरोनॉस्टिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का बेटे ये शोबा है, जिसमें तमाम जो लोग हैं वो बताए जा रहे हैं कि किस किस जो है वो फील्ड के लोग होंगे, जिनमें बेटा हमारे पास द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS इन्वॉल्व scientists from various fields including astrophysics, planetary science, engineering, biology, medicine. These collaborations enable the scientists to investigate the cosmos, पूरी दुनिया की स्टडी, सिर्फ दुनिया ही नहीं all over the यूनिवर्स बेटे, उसकी स्टडी को हम कॉस्मोस बोलते हैं। दुनिया की स्टडी, वर्ल्ड की स्टडी, सिर्फ अर्थ प्लेनेट की नहीं, तमाम सैयारे भी उसमें आ जाएं तो उसको हम कॉस्मोस बोलते हैं। तो उसकी स्टडी बेटा स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए तमाम जो है ना वो फील्ड के लोग चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि साइंस जो है वो कोई अकेली फील्ड नहीं है, इस फील्ड में मुख्तलिफ शोबों से मुख्तलिफ किस्म के लोग चाहिए। बात समझ आ गई बेटे? फेडरल बोर्ड की बुक में भी यही सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन उन्होंने जो है ना सिर्फ इकट्ठा मिला के लिख दिया है कि कोई भी कंट्री है बेटा जहां पे आपने कोई भी करना है, तुम एग्जांपल्स दे दी उसने कि कौन कौन की फील्ड के लोग इकट्ठे काम, कोग्निटिव साइंस है, न्यूरोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, फार्माकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, सारी चीजें उसमें शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें कोई जो है वो नई रॉकेट साइंस नहीं है जो आप बच्चों को बेटा मैंने ना बताई हो। यहाँ तक बेटा किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।